बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी में जो सियासी पनागज़ीन हैं, उनको काफ़ी अर्सा से इंतज़ार था कि जर्मन गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है, जिससे काफ़ी लोग इस्तेफ़ादा करके अपने आप को जर्मनी में लीगलाइज़ कर सकते हैं। वो कानून आ चुका है, लेकिन कानून में ऐसी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं जिनको आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है। यहाँ इटली की तरह स्टेट इमिग्रेशन नहीं होती कि इमिग्रेशन खुल गई, रूल एंड रेगुलेशन आ गए तो सबको पता है कि जैसे होंगे, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल एंड रेगुलेशन को काफ़ी पेचीदा रखती है। तो इन पेचीदगियों को समझने के लिए आज हमने दावत दी है। मरूफ कानूनदान है ज़ुबैर खां एडवोकेट साहब, सब लोग इनको जानते हैं, और समर खां, उनको भी सब जानते हैं कि वो सियासी पनागज़ीनों के लिए कितने खलूस और कितने दिल से काम कर रही है, और उसने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ की हुई है। और मेरे साथ जो पहली दफ़ा जज़्बा न्यूज़ पे आए हैं, मैं उनको जज़्बा न्यूज़ पर वेलकम भी कहता हूँ, मोहम्मद उस्मान उर्फ सैम। उनके दिल में भी एक खिदमत का जज़्बा है। आज उनको मैंने दावत दी है कि वो मेरे साथ कोस्ट हूँ, ताकि मिलकर हम ज़ुबैर खां और समर से ये पूछें कि ये कानून है क्या, और इससे सियासी पनागज़ीन किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़ुबैर खां साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये बताएं कि ये जो नया कानून है, ये है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, हमें आपने दोबारा इस पे मदऊ किया। और ये नया कानून जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, ख़ास करके असाइलम सीकर्स को, कि इसका एक दूसरा नाम भी वो पड़ गया हुआ है कि 5 साल वाला कानून। जो भी कॉल करता है या जो भी पूछता है वो कहते हैं कि 5 साल वाला कानून आया है। बैकग्राउंड इसका ये है कि जो लोग 5 साल से असाइलम पे इधर जर्मनी में हैं, उनके लिए एक नया कानून उन्होंने निकाला है कि उनको 18 महीने की रेजिडेंस परमिट दी जाए। 5 साल वो उन लोगों के लिए जो 31 अक्टूबर 2022 31 अक्टूबर 2022 में जिनको 5 साल इधर जर्मनी में हो गए हों। इसका मतलब कि जो 31 अक्टूबर 2017 से पहले लोग आए हैं, ये उनके लिए सिर्फ कानून है। जो फॉर एग्जांपल 1 नवंबर या फिर उसके बाद जर्मनी में एंटर हुए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि एक मेन इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डुल्डुंग होनी चाहिए। डुल्डुंग उस वक्त मिलती है जब आपका असाइलम का केस रिजेक्ट हो जाता है नेगेटिव, तो वो आपको कहते हैं कि आप जर्मनी छोड़ के अपने मुल्क वापस चले जाएं, क्योंकि आपका असाइलम केस रिजेक्ट हो चुका है। जो अपील लगाई थी आपने कोर्ट में भी, जितने भी केस थे वो सब वाइंड अप हो चुके हैं। आप अब अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो जितनी देर तक अगला बंदा जाता नहीं है या फिर वो उसको डिपोर्ट नहीं करते, उसको फिर वो एक डुल्डुंग देती है। तो ये उन लोगों के लिए 2 मेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो एक तो डुल्डुंग होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम 5 साल से 31 अक्टूबर 2022 को 5 साल हो गए हूँ जर्मनी में। आगे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने एक डिक्लेरेशन देनी है कि आप जर्मनी को एज अ स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, और इसके जो जर्मनी के कानून है उसकी आप एहतियात करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। वो एक डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है। एक तो वो हो गया, और दूसरा ये है कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। मैक्सिमम 50 दिन की सजा आपको हुई हो, तो फिर ही आप पे ये कानून लागू होता है। अगर कोई क्राइम इस तरह का किया हो कि जिसकी 50 दिन से सजा ज्यादा हुई हो, बेशक लोगों ने पे कर दिया, कि वो कहते हैं कि हमें फाइन हुआ था, सजा हुई थी, लेकिन हमने वो पे कर दी हुई है, फिर भी आप अगर 50 दिन से ज्यादा, तो फिर भी वो उनके लिए ये कानून लागू नहीं होता। फिर ये है कि जब से बंदा आया है तब से वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में इनसे फ्रॉड ना करे, कि आइडेंटिटी इनको बतानी चाहिए कि नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर कोई और नाम और डेट ऑफ बर्थ दी है और आपके पास ऑलरेडी डुल्डुंग है, तो फिर वो बंदा कानून इसमें नहीं आता। इसमें अगर आपके पास अभी ऑफेंस Gestattung है, जो कि नॉर्मल हाउसवाइफ, तो उस वक्त आपने गलत नाम और गलत आइडेंटिटी दी हुई है, तो वो उसका मसला नहीं होगा।
जैसे ही डुल्डुंग लगे उस वक्त आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो थी जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स, बेसिक्स, कि ताकि पता चले कि ये कानून है क्या, और आगे अगर इसमें कानून में बंदा किसी पे लागू होता भी है कानून, तो उसको वो फिर 18 महीने की रेजिडेंस परमिट दे देंगे। रेजिडेंस परमिट देंगे कि आप 18 महीने। समर जी समर आपकी नजर में ये कानून क्या है? जी, जैसे जुबैर ने अभी बहुत कुछ बताया है, इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डुल्डुंग होनी चाहिए है, और हाँ, जिनको 5 साल लगातार इधर हो गए हैं और कोई क्राइम नहीं किया हुआ हो, और लगातार में भी ये होना चाहिए कि मोर देन 3 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए है। जिनका है, या जो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, या जिनने अपने फिंगर भी किसी और मुल्क में दे दिए थे, वो इस कानून में इस पीरियड टाइम में नहीं हो सकते हैं लागू। अच्छा जुबैर साहब, अगर जब 18 माह का किसी को अगर वो मिल जाएगा, वो कार्ड या हाउस वाइफ जिसको मिल जाएगी, उसके बाद उसका क्या स्टेटस होगा? देखिए, ये 18 महीने इन्होंने दिया कि इसे कानून को कहते हैं शॉन्जन ऑफ अनहस्बेस्ट, कि किसी को चांस दिया है आगे अपना स्टे लीगल करने का। इसका मतलब वो लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने अभी तक 25A की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, या फिर 25B की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, उनको वो 18 महीने का रेजिडेंस परमिट देते हैं कि आपके पास ये 18 महीने टाइम है, आप या तो 25A की रिक्वायरमेंट पूरी करें या 25B की रिक्वायरमेंट पूरी करें। इस दौरान आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो 25A और 25B जिसके फिर वो जो असाइलम सीकर्स पहले भी उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है, जैसे कि A2 सर्टिफिकेट हो गया, लेबन इन डॉइचलैंड हो गया, वो पूरी करने का वो टाइम देती है। जैसे ही वो पूरी हो जाए तो फिर बंदा वो स्विच कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट जुबैर साहब हैं क्या 25B, या मतलब कि दूसरा कोई और स्टेटस लेने के लिए? जरा क्लियर नाजरीन को बताएं ताकि उनको कुछ समझ आ सके। देखिए, 25A और 25B ये दो ह्यूमैनिटेरियन रेजिडेंस परमिट्स हैं। 25A उन लोगों के लिए था जो पुराने कानून के मुताबिक, जो कि 31 दिसंबर तक था, जो कि 21 ईयर्स से जिनकी एज कम हो, 4 साल स्कूल जाते हो गए हों, मतलब 14 साल और 21 साल के दरमियान जिन बच्चों की एज है और वो 4 साल से स्कूल जा रहे हैं, तो उन पे 25A लागू होता था। उनको फिर वो 25A डायरेक्ट दे दिया जाता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, 12 साल के साथ, 4 साल इधर स्कूल किए हैं, 16 साल किए हैं, अभी भी असाइलम केस रिजेक्ट हो गया, तो वो उनको चांस देते थे कि आप 25A का अप्लाई करें, अगर आप 4 साल हो गए आपको स्कूल जाते, और आपको रेजिडेंस परमिट ह्यूमैनिटेरियन बेस पे मिल जाएगी। 25B जो था वो 31 दिसंबर तक ये था कि जिन लोगों को 8 साल हो गए हैं, उनका केस रिजेक्ट हो गया और अभी 8 साल हो गए उनको जर्मनी में, उनकी रिक्वायरमेंट है कि A2 सर्टिफिकेट म्यूंटलिश, मतलब उनकी जुबान आनी चाहिए, रिटर्न जरूरी नहीं है जर्मन A2 आनी, सिर्फ म्यूंटलिश आनी चाहिए। फिर लेबन इन डॉइचलैंड एक टेस्ट है जो कि पॉलिटिक्स के बारे, जर्मन कानून के बारे, उसमें 333 सवाल होते हैं, टेस्ट में 33 सवाल आते हैं, उसमें से 17 सही होने चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको काम आप के पास होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपका क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और आपकी आइडेंटिटी, आपने उस आइडेंटिटी के बारे में कुछ गलत बयानी ना की हो। ये है सिंगल पर्सन के लिए जिनके घर बच्चे नहीं है। उसके 8 साल बाद अगर वो लगातार इधर रहता है, डुल्डुंग है उसके पास, तो वो 25B अप्लाई कर सकता था। अभी उन्होंने 25A और 25B की अमेंडमेंट भी की है। इसमें यह किया है कि 25A पहले 21 साल तक था, अभी उन्होंने एज जो फैक्टर है वो 27 साल तक करती है। उन्होंने कहा कि 27 साल तक भी 25A अप्लाई हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे इन्होंने ये एक कर दिया कि पहले डुल्डुंग्स होनी जरूरी नहीं थी, कि पहले ये था कि अगर केस चल रहा है अदालत में असाइलम का या फिर बम्फ में, तो ये था कि 4 साल पूरे हो गए हैं स्कूल जाते, तो डायरेक्ट 25A में अप्लाई कर सकते थे। अभी ये है कि 25A 27 साल तक तो है, लेकिन उसमें यह है कि मिनिमम 12 महीने की, 1 साल पूरा आपके पास डुल्डुंग होनी जरूरी है। अगर 1 साल डुल्डुंग होगी तब भी आप 25A अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे 3 साल आपको स्कूल जाते भी हों,
पहले 4 साल थे, अभी वो उन्होंने कम करके 3 साल पे कर दिए कि 3 साल आप स्कूल जाएँ और 1 साल की डुलडुम हो, फिर आप 25A अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी साइड पे जो 25B की जो बात कर रहे थे हम, उसकी भी अमेंडमेंट इन्होंने इस तरह की है कि उसमें भी आसानी पैदा करती है। जहाँ पे पहले 8 साल के बाद एक सिंगल पर्सन अप्लाई कर सकता था, उन्होंने अभी वो टाइम कम कर दिए, वो अप्लाई अब 6 साल बाद हो सकता है। पहले ये था कि अगर आपके घर बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र, तो आप 4 साल बाद भी अप्लाई कर सकते थे, 6 साल बाद भी अप्लाई कर सकते थे। अभी वो टाइम इन्होंने कम करके 4 साल बाद कर दिया है कि अगर आपको 4 साल जर्मनी में हो गए हैं, आपके घर में बच्चा है, आपको डुलडुम लगी है, तो आप डायरेक्ट 25B की रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, A2, लेबर इन डॉइचलैंड, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट, वो सेम है। अभी 2 तरीकेकार इन्होंने किए हैं, या डायरेक्ट 25A 25B आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो आपको वो चांस दिया जाता है 18 महीने वाला जो नया कानून है, इस 18 महीने में अपनी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ले ताकि आप 25A या 25B अप्लाई कर सकें। समर ये बताएं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्या मुराद है? क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये मतलब है कि जिनने इधर कोई गलती की है, उनके जो है अदालत की तरफ से हो गए हैं कोई स्ट्राफन गैर स्ट्राफन, वो दिन में भी लिखे जाते हैं, Tagessätze जिसको बोला जाता है, तो उनको ज़्यादा मिलते हैं हमारे असाइलम सीकर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं क्लियर करने की वजह से। काफ़ी behörden जो है ना, फिर जल्दी से ये केसेस दे देते हैं प्रोसिक्यूटर को, Staatsanwaltschaft को, फिर उधर से वो लेटर आ जाते हैं। मोस्टली ये देखा है, मगर और भी क्राइम्स होते हैं। अगर किसी ने किया है कोई चोरी या कोई मारपीट, उस वजह से भी काफ़ी लोगों के क्राइम रिकॉर्ड ख़राब हो जाते हैं। ये इसको Führungszeugnis में देखा जा सकता है, और हर एक कोई अपनी Führungszeugnis निकाले और देखे कि मेरी रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है या उसमें कोई है लिखा हुआ। जी, मेरा सैम, यहाँ एक सवाल है। आपके लिए कोई क्वेश्चंस हैं? जी, आपको मेरा एक क्वेश्चन सवाल ये करना है कि ये जो लॉ आपने बताया अभी, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी ये सिर्फ कंसिडरेशन में है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी है या हो चुकी है? नहीं, ये 31 ऑफ दिसंबर से इधर की कानून की किताब में आया हुआ है, और बिल्कुल उस दिन से चल रहा है, और ऑलरेडी इस पे अप्लाई हो रहा जा रहा है। और कुछ behörden है जिनने लोगों को उस Antrag की, यानी कि उस कानून के लिए Anträge दे दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स। कुछ behörden है, उनको अभी वो इतनी जल्दी नहीं है, उनके तरफ से अभी वो पुराने वाले को इस्तेमाल कर रहे हैं, और behörde पे डिपेंड होता है, Kommune पे डिपेंड होता है। और एकदम से भी इनके लिए भी अभी बहुत काम हो गया है, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस इनको आ रही हैं, तो सब कुछ चल रहा है अभी से। लेकिन अभी इसमें ये ये है ना, सिर्फ सॉरी माज़रत के साथ, लेकिन ये जो लॉ है ये सिर्फ हेसन में अप्लाई नहीं होता, ये पूरे जर्मनी के लिए। सही बात है? जी, ये पूरे बिल्कुल। ये पूरे जर्मनी के लिए है, सिर्फ हेसन यानी बुंदेसgesetz नहीं। ये पूरे जर्मनी के लिए है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आपने कुछ ऐड जी, करना ज़ुबैर? नहीं, बस मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कानून है, जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है जर्मनी की, तब से ही वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरह का कानून बनाना। नॉर्मली इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जानी चाहिए थी 1 जनवरी 2022 में। ये एक पूरा साल लेट आया, इसीलिए ज़्यादा लोगों को इसका इंतज़ार था, क्योंकि तब से ही वो कह रहे हैं कि हम इस तरह का कानून लेके आएंगे। पहले जो दिन था, जो 5 साल की जो डेट थी, वो इन्होंने 1 जनवरी 2022 की रखनी थी, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन होने में इतनी देर लग गई। इन्होंने फिर वो डेट जो है वो भी आगे करके 31 ऑफ अक्टूबर 2022 रख दी थी। तो ये लागू है पूरे जर्मनी में ही। ये जुबैर साहब, एक बंदे का क्वेश्चन आया मोहम्मद इमरान साहब का, सामने आप पढ़ रहे हैं ना जी, स्क्रीन पे? 25 से 6 साल पर क्या पाकिस्तान जा सकते हैं? बिल्कुल, जो 25B का कानून है उसके साथ पाकिस्तान जाया जा सकता है, पूरी दुनिया पे कहीं पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। ये क्वेश्चन है इनका अपना मुजम्मल अली खान साहब का।
और बताएं रेफ्यूजीज के अबाउट प्राउड ऑफ समरवान। जी बिल्कुल, वो ये न्यू कानून के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। जी बेहतर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राउड है समर पे। थैंक यू। ये प्राउड वाली बात है। विदाउट डोल्डिंग नहीं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, ये विदाउट डुल्डुम ये बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल यही होगा, क्योंकि जब 2015-2016 में लोग आए थे, उन्होंने असाइलम इधर अप्लाई किया, तब इतना रश था कि उन जो केसेस हैं उनके बारे में जल्दी फैसला ही नहीं हो सका। जब कितनी 2017-18 में उनका फैसला आया और उस फैसले के खिलाफ अगर उन्होंने अपील कर दी कोर्ट में, तो कुछ केसेस इस तरह के हैं कि जो अभी भी पेंडिंग है। कोर्ट में रश होने की वजह से अभी उनके असाइलम केस का ही फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब कि उनके पास डुल्डुम नहीं, उनके पास एक नॉर्मल ऑफेंटाल्सगेस्टाटुम है, जो कि ऑसवाइस मिलती है जब आपका असाइलम केस जो है वो चल रहा होता है। तो जो मेन लॉ है, जो 25A, 25B और 104C, जो कि शॉन्सन ऑफेंटाल्सरेcht, जो कि नया कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि जिस बंदे के पास डुल्डुम है वही ये चीज कर सकता है। इसका मतलब कि ये मेन जो कानून है वो डुल्डुम वालों के लिए ही है। अब ज्यादा लोग ये समर से भी पूछते हैं, समर पे भी इस पे बताएंगे कि लोग पूछते हैं कि हमारे पास तो अभी नॉर्मल हाउसवाइफ है, तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसका क्या तरीकाकार होगा? तो समर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसमें ये है कि जिनका भी स्टार्टिंग चल रही है, जिनका पहला असाइलम अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है कोर्ट से, और अगर उनका केस स्ट्रांग है तो उनको अपना केस चलाना चाहिए है, क्योंकि अगर आपको इधर रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है, अगर आपका केस अदालत में एक्सेप्ट होता है, तो मीन्स आपका पूरा वक्त भी इधर काउंट होता है जिस दिन से आप इधर जर्मनी में हैं। अगर कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें फिर अब लोगों ने अपना केस वापस ले लिया है, वो भी एक तरीकाकार है, मगर वो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए है। देखना चाहिए कि केस मेरा स्ट्रांग है। कुछ हो सकता है क्योंकि आपका पूरा टाइम जो है इधर वो ज़ाया जाता है अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलता है। तो उसके बाद आप ज़ुबैर बता सकते हैं जो बम्प में फिर केस वापस लिया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? उसमें ये होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और उनके पास अभी उनका गिस्टाटुम होती है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा था। 3 तरीके के केसेस होते हैं। पहला केस वो होता है जो कि लोग इंटरव्यू के दौरान, जब वो 2017 या 18 में आए या 16 में, वो कह देते हैं कि हमें पाकिस्तान कोई मसला नहीं है, उधर काम नहीं था इसलिए हम इधर आ गए, या फिर हमारी एजुकेशन इतनी नहीं थी, या हमें उधर कोई वैसे मसला नहीं, हमारे गांव में कोई मसला था, हम इधर आ गए। ये एक हो जाता है कि इसमें हम कहते हैं कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अदालत में जो केस पेंडिंग है, हम उनको बताते हैं कि हम इनके नए लॉयर हैं, हम केस वापस ले रहे हैं। जैसे ही हम ये बता दें, नेक्स्ट डे उनको फिर वो लेटर मिल जाता है कोर्ट का कि आपका केस इधर से बंद हो गया है। वो फिर बुंडेसाम को भी और ऑसलैंड ब्रिगेड को, दोनों अथॉरिटीज को बता देते हैं कि इनका केस अब खत्म हो गया है, इनको डुल्डुम में डाल दिया जाए। जैसे ही केस खत्म हो, क्योंकि और कोई रीजन नहीं होती, फर्स्ट स्टेप होता है कि डुल्डुम। ये जो कानून है 25A का, B का या फिर 104C का, इसके लिए काफी है कि आप 1 सेकंड के लिए भी डुल्डुम में चले जाएं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है अभी जो 104C का कि आपके पास इतनी देर के लिए डुल्डुम होनी चाहिए। अप्लाई आप कर सकते हैं 104C जो नया कानून है, जब आपके पास डुल्डुम आ जाए। दूसरी जो कैटेगरी है वो ये केस होती है कि आप स्टोरी एक बताते हैं, लेकिन आपकी अपने ही जो बयान होते हैं, इंटरव्यू होता है, उसमें ही इतनी आपकी पूरी टाइमलाइन ही नहीं सही होती। आपको जो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं वही आपके गलत हुए होते हैं, कि बंदा कहता है कि अगर कल को कोर्ट में भी केस किया तो क्योंकि प्रूफ नहीं है इसलिए इसके चांसेस जो हैं वो कम है, 50-50 है या 30-70 है, डिपेंड करता है कि जिस तरह का भी इंटरव्यू हो, उसमें भी फिर वापस लिया जा सकता है। जो थर्ड टाइप के केसेस होती है वो ये होती है कि इसमें डेफिनेटली केस पास होने के चांसेस हैं, फिर वो टाइम जो है उनका फिर केस वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनको कोई डेपोटेशन का खतरा नहीं होता। उनके अगर ज्यादा चांसेस हैं 50% से ज्यादा कि आपका केस पास हो जाए, तो फिर आप ना वापस लें उसमें, क्योंकि केस पास होने के काफी फायदे हैं।
पहला फायदा ये है कि आपका, जैसे समर ने बताया कि जो पिछला टाइम है, चाहे आप 2015 से आए हैं, अभी 2023 में आपका केस पास हो जाता है, आपके टोटल 8 साल जो है वो काउंट होंगे। अगर कोई काम कर रहा है B1 A2 लेबन इन डॉइचलैंड भी है, तो वो डायरेक्ट नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जर्मन नेशनलिटी के लिए भी कुछ महीने बाद, क्योंकि उसका वो टाइम सारा 8 साल का काउंट हुआ होगा। दूसरा ये है कि वो फैमिली अपनी बुला सकता है। अगर वो पाकिस्तान में शादीशुदा है या फिर उधर शादी करता है, तो वो बिना किसी मसले के अपनी फैमिली को बुला सकता है, जो कि 25B पे नहीं मुमकिन होता। तीसरा ये है कि उनको अगर नेशनलिटी के लिए उनका टाइम अगर पूरा नहीं भी हुआ, तो उनमें फ्रस्टेड जो फंड है वो उनका कंसिडर किया जाएगा पैराग्राफ 26 के तहत, जिसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी इजी हैं पैराग्राफ 9 के बनिस्बत, जो कि एक नॉर्मल अलगेमाइन निederlassungserlaubnis है। तो इसलिए उनके लिए फिर वो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना केस वापस लें, जितना भी उनके जो चांसेस हैं वो ख़त्म करें, और सिर्फ इसलिए कि उनको इधर को रेजिडेंस परमिट मिले, क्योंकि रेजिडेंस परमिट उनको वैसे भी मिल जाएगी, यहाँ तो केस पास हो जाएगा तब, या फिर अगर रिजेक्ट हो गया तो उस वक्त भी वो कर सकते हैं, उनको डिपोर्टेशन का कोई खतरा नहीं होता। बिल्कुल, जब तक ये खतरा नहीं है, बंदा अपने मामलात ठीक कर सकता है, इंटीग्रेशन पे फोकस कर सकता है, और जैसे डुल-डुल लगती है और पूरे रिक्वायरमेंट्स टाइम के पूरे होते हैं और बाकी भी इंटीग्रेशन के सर्टिफिकेट्स हुए हुए हैं, तो बंदा सीधा 25B में जा सकता है। तो ये भी टाइम एक लेना चाहिए है, जब तक गेस्टाटुंग असाइलम चल रहा है। जी, मेरा यहाँ एक सवाल है कि अगर किसी बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स 60 to 70% कंप्लीटेड हैं और इस कैटेगरी में फॉल करने के लिए, लेकिन 30-40% का डिफरेंस है, तो क्या उसको वक्त दिया जाएगा या कोई रिलैक्सेशन के चांसेस हैं, या उसको इस टाइप का वक्त दिया जाएगा कि तुम्हें 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे 5 साल अगर हो चुके हैं तो 6 साल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, और इस छठे साल में जो साल एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें उसको बाकी की रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। इट डिपेंड्स कि कौन से कानून के लिए वो इंसान जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल 25B में भी है, अगर आपकी इंडिकेशन बहुत ज़बरदस्त हो, यानी कि आपके पास B2 का सर्टिफिकेट हो, आप काम कर रहे हो और आपने और भी तंजीमें ज्वाइन की हुई हैं, फ़ाइन है जिसमें आप वॉलंटियर हेल्प कर रहे हैं और आपके पास बेशाइनिकुंग है, तो आप इवन 4 इयर्स के बाद भी आप 25B के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी टाइम चेंज हो गया है। बाकी डिपेंड्स कि कौन सा कानून के ऊपर अप्लाई करना चाहता है वो इंसान। यानी कि बंदे की पर्सनल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, उसकी पर्सनल इंडिपेंडेंसी उसने कितनी अच्छे तरीके से डेवलप की है, प्लस वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी में पॉजिटिवली, उसकी बुनियाद पे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी। जी, बिल्कुल। इसमें ये दोनों चीजें 25B 25A में कंसिडर की जाएंगी। अगर तो बंदा ये 104 जो नया कानून है इसका देखे कि इसकी ये है कि इसकी वो चीज जो आप पूछ रहे हैं कि 30% अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, 70% हो गई है, वो चीज इसमें नहीं है। इसमें यहाँ 100% है या 0 है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 साल इधर होने चाहिए। अगर 31 अक्टूबर 2022 को आपके 5 साल नहीं है तो आप पे ये कानून लागू नहीं होगा। अगर बंदा कोई कहे कि मेरे 5 साल जो हैं वो अभी फरवरी में पूरे हो जाएंगे, मैं फरवरी में फिर अप्लाई कर सकता हूँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन दी है, एक दिन मुकर्रर किया है कि इस दिन को जिनको लोगों के 5 साल पूरे हो गए बस वो आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। दूसरा ये है कि क्रिमिनल केस, अगर उन पे कोई क्रिमिनल केस हुआ है जिसपे उनको सजा 50 दिन से ज्यादा हुई है, वो आउट हो जाएंगे, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा। ना ये होगा ना 25A या B होगा, क्योंकि उसकी भी ये सेम रिक्वायरमेंट है। जो चीजें इनकम, पासपोर्ट के आईडी क्लियर, ये चीजें जो हैं वो वैसे ही इससे एग्जेम्प्टेड है कि वो अगर पूरी नहीं हुई, कि पासपोर्ट नहीं दिया हुआ, शनाख्ती कार्ड नहीं दिया, आइडेंटिटी नहीं क्लियर हुई, काम नहीं है, इनकम नहीं है, ये नहीं पूरी हुई, तो वो वैसे भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रिक्वायरमेंट आएंगी 25B की, जिसके लिए ये एक चांस दिया जाएगा कि 18 महीने में ये आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट कर लें, पासपोर्ट भी हमें अप्लाई करके दे दें, काम ढूंढ लें, काम की इजाजत दी जाएगी कि आप इस टाइम में अपना काम ढूंढ लें, आपको A2 का टाइम दिया जाएगा कि आप लैंग्वेज सीख लें, आपके पास लेबन इन डॉइचलैंड नहीं है तो टाइम दिया जाएगा कि आप 18 महीने में ये चीजें पूरी कर लें। उसके बाद इस 18 महीने के बाद 104C
आपका एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये एक ही दफा मिलेगा। ये कल को ये नहीं है कि बंदा 18 महीने में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सका तो दोबारा से 1 साल का टाइम ले लिया जाए या 6 महीने का। उन्होंने किया कि 18 महीने टाइम है, इसके बाद तुम कर लेते हो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर वापस डुलडो में चले जाएगा बंदा। ये जुबैर साहब जी सॉरी सैमसंग, पहले आप क्वेश्चन अपना कर लें। जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जैसे आपने बताया कि अगर 5 साल उसको वो पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, 100% कैटेगरीज में वो फॉल नहीं करता, तो वो उसमें आएगा ही नहीं, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाए। बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर कोई बंदा जैसे आपने कहा कि 50 दिन के इक्वल उसने कोई ऐसा क्राइम छोटा-मोटा किया है कि 50 दिन के इक्वल उसको सज़ा हुई है। अगर अब उसको कवर करने के लिए उसको 1 साल और एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा या 2 साल और एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा? 5 साल की कैटेगरी में तो वो फॉल ही नहीं हुआ। बिल्कुल लेकिन उसमें उसको ये जी, जी, करें बात। लेकिन उसका फिर अल्टरनेटिव क्या है? अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? फिर उनके लिए ये है कि वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो वो तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको फिर 1 साल और वेट करना पड़ेगा अपने इस प्रॉब्लम की वजह से या 2 साल और वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें ये है ना कि अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन पे कोई क्रिमिनल केस हो चुका हुआ है, जो 50 दिन से ज़्यादा है, जी। इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का क्रिमिनल केस है। उसमें टाइम शुरू होता है 3 साल से लेके 5 साल, 7 साल, 10 साल तक, कि जितना बड़ा आपने क्राइम किया है, उतना वो टाइम काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को मारा-पीटा है, किसी के साथ मिल के, आपको 90 दिन की सज़ा हुई है, ठीक है? जिस दिन वो सज़ा सुनाई गई, उससे लेके 3 साल तक आपके रिकॉर्ड में रहेगी। जितनी देर वो रिकॉर्ड में रहेगी, तब तक ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उस वक़्त तक जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्राइम जो है वो आपके रिकॉर्ड में आ रहा है, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो फिर आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते 25A या B भी नहीं कर सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आपका वो क्राइम जो है आपके रिकॉर्ड से खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही जी, जी, रही जी। है, आ रही है, जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही जी, है। उस टाइम तक आपको वो डिपोर्टेशन का खतरा लेकिन आगे भी रहेगा। डिपोर्टेशन आपकी रुकेगी नहीं, अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो। उसमें लेकिन देखा जा डिपोर्टे डुलडुम का देखा जा सकता है कि डिपोर्टेशन रोकने के लिए कोई और कैटेगरी में आए बंदा, ऑसबल्डोंस डुलडुम है एक, कि ऑसबल्डों को ढूँढ ले, उसमें अगर अप्लाई कर ले, लेकिन वैसे जो है अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो फिर डिपोर्टेशन हो सकती है। अच्छा जी, बिल्कुल। जुबैर साहब, क्वेश्चन नीचे बड़े आने शुरू हो गए हैं। ये हमजा तारक साहब का क्वेश्चन जो है, क्या सिर्फ ये असाइलम वालों के लिए है? मेरे फादर को 7 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, क्या मेरे फादर भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? देखिए, असाइलम वालों को नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास डुलडुम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी कभी होता है कि किसी के पास रेज़िडेंस परमिट हो, रेज़िडेंस परमिट वो किसी वजह से वापस ले लें और अभी डिपोर्टेशन उनकी नहीं हो सकती या फिर वो वापस खुद नहीं जाना चाहते, तो उनको भी डुलडुम लगा दी जाती है। ये उन लोगों के लिए भी है जो फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़े पे आए हैं, उनकी इधर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई जर्मन वाइफ है या कोई भी है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हम वापस जा नहीं सकते, उनको भी डुलडुम दी जाती है। डुलडुम की काफ़ी वजूहात होती हैं कि क्यों डुलडुम दी जाए। हर एक के लिए जिसके पास डुलडुम होगी, अगर इनके फादर के पास डुलडुम है किसी वजह से, तो वो 7 साल उनको इधर हो गए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जायद मंजूर साहब का समर क्वेश्चन है, सामने नजर आ रहा है आपको? जी, सलाम सर, मैं 13 साल से जर्मनी में हूँ और पास 10 साल से डुलडुम है। तो ये काफी टाइम है, तो इसमें देखना चाहिए है कि 25B फॉर एग्जांपल अभी तक क्यों नहीं अप्लाई हुआ है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है 25B की तो करनी चाहिए है फिर इस पर अप्लाई। तो जुबैर साहब क्या आपकी क्या राय है इस सिलसिला में? इसमें भी कोई वजह ही होगी, या तो काम नहीं होगा या फिर अभी तक कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि वो अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो भी गई हो तो वो कहते हैं कि हम अभी पासपोर्ट नहीं अप्लाई करना चाहते या फिर अभी हम देना नहीं चाहते। वो ये होता है कि
अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहले एप्लीकेशन दें या किसी लॉयर के थ्रू दिलवाएं, एप्लीकेशन चली जाएगी, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई, उनको साथ साथ आप प्रूफ दें। काम की इजाज़त नहीं है तो फिर वो पहले आईडी कार्ड बना देता है, उसके साथ काम की इजाज़त हो जाती है। जो एप्लीकेशन होती है वो वैसे ही ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास पेंडिंग होती है, जितनी देर तक पेंडिंग हो। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी रिपोर्ट नहीं करते, अगर उनसे एक दफ़ा फ़ोन पे पहले बात कर ली जाए कि हमारा अंतराग इधर पहुँच गया आपके पास, तो वो क्योंकि जैसे जब भी ये 25A-B या 104C की इन्होंने देनी है रेजिडेंस परमिट, उससे पहले एक ज़िशा इत्तफ़ाक़ होता है, सिक्योरिटी चेक होती है। सिक्योरिटी चेक को भी काफ़ी देर लग जाती है, 3 से 4 हफ्ते। जितनी देर तक वो चलता है तब तक बंदा उनको कहता है कि हम अपनी पासपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी काफ़ी इस तरह की वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से नहीं है। अगर इनका सिर्फ पासपोर्ट का इशू है तो इनको एप्लीकेशन दे देनी चाहिए 25B की, और साथ में अपना पासपोर्ट भी अप्लाई करके उसके भी प्रूफ देते रहें। ये मेरा वैसे यहाँ अच्छा, आप सैम साहब बात करें आप। जी, मेरा एक यहाँ सवाल है, मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि उनके पास उनके अंदर एक डर है पासपोर्ट या अपनी रियल आइडेंटिटी ना देने का। मोस्टली अगर वो गलत आइडेंटिटी दे भी देते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं देते, उस डर की वजह से वो कई मौके गँवा देते हैं और वो उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो फैसला ही नहीं कर पाते साइकोलॉजिकली कि हमें ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को अपना पासपोर्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक डर है, हमें वो डिपोर्ट तो कर देंगे या नहीं। फैसला सही लेने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? उसका बेहतर तरीका क्या है कि वो इस डर से पहले निकलें? क्योंकि डर से निकलेंगे तो फिर वो इस बात का फैसला कर सकेंगे। तो इसका सिक्योर तरीका क्या है? इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि किसी लॉयर को हायर करके अपनी जितनी भी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में फ़ाइल है, लॉयर से वो भिजवाई जाए। क्योंकि वो सिर्फ लॉयर को इजाज़त होती है फ़ाइल मंगवाने की, उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। उसमें ये भी पता चल जाता है कि किसी की डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दी गई है या फिर अभी कोई क्या रिमार्क्स क्या है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के, वो इस केस के पीछे लगे हैं, नहीं लगे, उन्होंने एम्बेसी के साथ राब्ता किया है अभी तक या नहीं किया। इससे एक मेन आइडिया हो जाता है पूरे केस का, लोगों को भी, लॉयर को भी। उसके बाद ये है कि अगर तो इस तरह की चीज़ ना हो, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली बाय लॉ तो हर एक ने अपनी उसी वक्त आइडेंटिटी क्लियर करनी चाहिए। हमें पता है कि लोग क्यों नहीं करते या उसके पीछे क्या डर है। वो डर को दूर करने के लिए अगर इस तरह की चीज़ नहीं है, एप्लीकेशन दी जाए, एप्लीकेशन दे के ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से बात की जाए, उनसे एक दफ़ा कुछ सूज़-ज़िशर या फिर ये कंफर्मेशन ले ली जाए। डिपोर्टेशन की वो नहीं दे सकते कि हमने डिपोर्ट नहीं करना। अगर तो फाइल में लगी है कि इनकी डिपोर्टेशन स्टार्ट हो गई है, कि एम्बेसी से राब्ता हो गया है, उनसे वो आउट पेपर मंगवा लिया गया, तो फिर ये है कि उसी वक्त अदालत में केस करना, अदालत में स्टे लेना। स्टे इस बेस पे कि हमने एप्लीकेशन साथ में दे दी, साथ में उधर से स्टे ले लिया कि ये बंदा रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, इसको डिपोर्टेशन उसी वक्त फौरी तौर पे रोक दी जाए। साथ ही उससे बंदा फिर वो हर एक केस अलग होता है, डिपेंड करता है कि कितनी देर है अभी आईडी कार्ड बनने में, कितनी देर है पासपोर्ट बनने में, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप किया जाए। अगर डिपोर्टेशन का खतरा नहीं है, आईडी कार्ड अप्लाई किया जाए, उसका प्रूफ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को दिया जाए। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी उतनी देर मुतमिन होती है, क्योंकि अगर वो आउट पेपर मंगवाती है तो उनका वो काफ़ी ज़्यादा काम लगता है। अगर उन्हें पता है कि कोई बंदा कोऑपरेट कर रहा है या फिर वो लॉयर के थ्रू कोऑपरेट कर रहा है, तो वो फिर अपना वो जो काम है उसको थोड़ा-सा पीछे कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है अभी देख लेते हैं ये करता भी है या नहीं। तो साथ में जैसे ही आईडी कार्ड आ जाए दे दें, क्योंकि देखें कितनी ये समर भी कंफर्म कर सकेगी कि कितनी डिपोर्टेशंस हो रही हैं जिन लोगों ने अपनी आईडी दी ही नहीं है, क्लियर की ही नहीं है, उन्होंने फर्स्ट एज़ट्स पाकिर एम्बेसी से लेके डिपोर्ट कर दिए। अगर बंदा ये आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट अपना उनको दे दे, अगर ये रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हैं, तो उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर दे फिर भी वो रिपोर्ट अगर उन्होंने करना है, अगर कोई वजह है इसके पीछे, तो वैसे भी कर देना बिना उनके कुछ दिए। लेकिन जिन लोगों ने आइडेंटिटी अपनी क्लियर कर दी है, वो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी उन लोगों की उसी वक्त डिपोर्टेशन नहीं करती। डिपोर्टेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में 2 कैटेगरीज सबसे ऊपर हैं। एक जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा है, दूसरा जिनके पास 60B की डुलडुम है। 60B की डुलडुम उन लोगों को मिलती है जिनकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर ही ना हुई हो, कि वो कुछ कर भी ना रहे हो और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के कहने के बावजूद भी वो कहे कि हमने कुछ भी नहीं करना, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना, आईडी कार्ड नहीं देना, पासपोर्ट नहीं अप्लाई करना। तो इन 2 कैटेगरीज की वो सबसे ऊपर है उनकी ना प्रायोरिटी लिस्ट पे। और तीसरा जो लोग आते हैं असाइलम करवाते हैं,
फिर वो किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, 1 साल उधर इमिग्रेशन करवा ली, इटली, पुर्तगाल या कुछ, फिर वो दोबारा से आके कहते हैं कि हमने दोबारा केस करवाना है, हम इधर ही थे या फिर हम किसी और मुल्क गए थे। तो उन लोगों की भी प्रायोरिटी पे ऊपर है, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर किसी और मुल्क में इमिग्रेशन करवाई है, इन्होंने इधर आके सोशल बेनिफिट्स लेने हैं, और जैसे ही उधर इमिग्रेशन पास हुई, इधर से कैंसिल करवा के फिर उधर का कार्ड लेके फिर आ जाना है। इसलिए वो लोग भी प्रायोरिटी लिस्ट पे इनके सबसे ऊपर है। और जितना लंबा एक asylum सीकर, एक रिजेक्टेड asylum सीकर अपनी डुलडुम के साथ, और आइडेंटिटी गलत भी है, जितना वक्त वो साथ चलता है इस गलती एंड झूठ के साथ, उतना ही उसके लिए मुश्किल होता है साबित करना और अपनी आईडी क्लियर करके फिर भी कुछ पाना। और जाहिर है कुछ केसेस हैं जो अभी तक भी बेचारे लटके हुए हैं, जो 2017 यानी कि नवंबर 2017 के बाद आए हैं, 2018 के बाद आए हैं, मगर इंटीग्रेशन के बगैर जर्मनी में चांसेस सबके बहुत कम होते हैं। लोगों को जो इधर आते हैं काबिल होना चाहिए है पढ़ने लिखने के लिए, जबान सीखने के लिए, और भी जो एक्टिविटीज हैं साथ साथ करने के लिए। ये एक बहुत स्ट्रगल वाला वक्त है, बहुत मुश्किल वाले रास्ते हैं हमारे असाइलम सीकर्स के लिए। तो ज़ाहिर है अब उनका भी देखना है जो 2018-19 से इधर हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो 25B है, जिनकी बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन हो और वो 4 साल से हैं इधर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2018 वाले हैं, उनके तो 4 साल पूरे हो गए हैं। अगर उनकी इंटीग्रेशन अच्छी होती तो वो अभी इस कानून के लिए अप्लाई कर सकते थे। और भी रास्ते हैं जैसे हार्डशिप केस के, Härtefallanträge के, पेटिशन के, मगर वो भी सिर्फ तभी हो सकते हैं तब बंदे की इंटीग्रेशन हो। और हम सब ज़ुबैर, आप लोग भी सब, मुझे पता है सबसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, दरखास्त करते रहते हैं कि इंटीग्रेशन जर्मनी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर बहुत से इंटीग्रेशन लॉस हैं। और अगर किसी को ये समझ आ गया तो वो इस रास्ते पे आ सकता है, और कानून में भी। अच्छा, ये ज़ुबैर साहब टाइम हमारे पास अब बड़ा कम है, ये नाज़रीन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा इनकी तरफ तवज्जो दें। ये मोहसिन अंसारी साहब का क्वेश्चन है। जी, 25B फॉर फैमिलीज विद माइनर चिल्ड्रन के कानून के लिए काम की शर्त ज़रूरी है। अगर काम ना हो, बाकी सारी शर्तें पूरी हो तो आतरा कर सकते हैं या नहीं? देखिए, काम होना ज़रूरी है। इसमें ये है कि वो रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपकी 100% आप अपने काम से ही अपनी करें। नॉर्मली वो ये इस तरह कैलकुलेट करती है कि अगर बच्चों के साथ फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे और घर का किराया सब टोटल 2000 यूरो इनका अखराजात है। फॉर एग्जांपल काम नहीं करते, सोशल आम तो इनको देगा 2000 यूरो मंथली इंक्लूडेड रेंट। तो इनको मिनिमम 51% ऑफ दिस 2000 यूरो चाहिए मंथली इनकम। अगर इनकी इनकम 1001 यूरो है तो वो काफ़ी है। अगर 950 है वो काफ़ी नहीं है। मिनिमम 51% होना चाहिए जो कि इनको सोशल बेनिफिट्स मिलती हैं उससे। अगर उससे कम है तो फिर इनका नहीं होगा, बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आगे कमर अब्बास साहब का। हमें डुलडुम लगे 6 मंथ हम अप्लाई कर सकते हैं, और कब से? देखिए, अगर आपको 6 महीने हो गया डुलडुम लगे और 31 अक्टूबर 2022 को आपको 5 साल इधर हो गए थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। ये क्वेश्चन आगे सुफियान सुफियान अजीज साहब का। इसमें यह है कि अभी तक जो कानून के मुताबिक रेजिडेंस परमिट मिलती है 104C के साथ। पाकिस्तान वो लोग जा सकते हैं जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी बन के और सिंगापुर जा चुका हो। पासपोर्ट होगा तो ही ट्रैवल कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर नहीं कर सकते। पासपोर्ट अगर होगा तो जो रेजिडेंस परमिट होगी 104C की, उसके साथ वो पाकिस्तान आ जा सकते हैं। लेकिन ये किस तरह का कार्ड होगा, कैसा होगा, उसमें कोई बाद में ये कोई करते हैं आइंस्टाइन के इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते, ये यूरोपियन यूनियन में कर सकते हैं। अभी तक ये चीज नहीं है। शायद आगे इस तरह के कोई और ये मिनिस्ट्री से आए, इनकी अनवाइज ऑर्डर आए कि ये डायरेक्शन की तरह कि ये जिन लोगों को 104C मिल रहा है वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन में रह सकते हैं, या फिर वो जिस तरह अभी है जहां मर्जी जा सकते हैं। फिलहाल ये है कि रेजिडेंस परमिट मिलेगा और वो आ जा सकते हैं अगर उन्होंने पासपोर्ट डिवाइडर में दे दिया तो। ये क्वेश्चन है इनका राना जायद साहब का।
मुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मेरा केस चल रहा है कि अदालत में, तो क्या मैं 25 पेज अप्लाई कर सकता हूँ बगैर डुल्डुम के? ये इसका वही जवाब है जो हमने उस वक्त भी समर और मैंने बताया कि अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है असाइलम का, तो आप अपना केस चलता रहने दें। अगर आपको लगता है कि इस केस के साथ मुझे कल को नहीं फायदा होगा, मुझे मेरा केस पास नहीं होगा, किसी लॉयर से कंसल्ट करवा लें, उससे दिखा लें। अगर नहीं फायदा होगा तो फिर आपका कोर्ट से आप केस वापस लेंगे। जब डुल्डुम लग जाएगी, 7 यात्रा आप कर देंगे उसने गार्डन में। ये अपना मुजम्मल अली खान साहब कह रहे हैं कि 2015 चेक का हुआ। आया हुआ बंदा, लेकिन उनका अभी केस चल रहा है, उनके पास सिंपल हाउस वाइस डॉक्यूमेंट्स के चांस नहीं है। ये भी वही है कि अगर नॉर्मल हाउस वाइस है तो उसका कोई चांस है कि नहीं। तो उनके लिए जिनके पास नॉर्मल हाउस वाइस है, वो अपना केस की बुनियाद चेक करवा ले कि आगे उनको फायदा होगा कि नहीं। अगर फायदा नहीं होगा तो वो केस वापस लेके डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर ले, ताकि उनका और टाइम वेस्ट ना हो। जी, मेरा यहाँ एक ये जाहिद सवाल है। मंजूर साहब है, करे करे सैम साहब सवाल करें, जी, अम, सैम साहब करें सवाल। जो लोग, अगर किसी बंदे को डुल्डुम मिल जाती है, तो क्या अब, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ 3 साल पहले, जिस तरीके से डुल्डुम के बाद यहाँ डेपोटेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अभी अगर किसी को डुल्डुम मिलती है, तो क्या उसको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि उसी वक्त उसका पासपोर्ट या कोई एजाज़ पासपोर्ट एम्बेसी में अप्लाई हो चुका है? यानी डुल्डुम का मतलब अभी किसी को ये समझना चाहिए कि अब औसलन बेहुडे तैयार हो चुका है या उन्होंने फैसला ले लिया है इसको डिपोर्ट करने का। देखिए, उसमें ये होता है ना कि जब डुल्डुम का मतलब है कि बंदा इधर है, इसके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, लेकिन हम इसे इधर डुल्डन कर रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इसे जी, बर्दाश्त कर रहे हैं कि इधर है। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं। जो आप केस बता रहे हैं ना कि साइलम रिजेक्ट हो गया है, तो फर्स्ट डुल्डुम के साथ इसको ये डर होना चाहिए या नहीं। देखिए, उसमें वो उसी वक्त डेपोटेशन का नहीं सोचते, क्योंकि डेपोटेशन जो है उसका एक बंदे का खर्चा तकरीबन 8 से 10,000 यूरो है। ठीक है, वो पहले देखते हैं, उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारी अब केस तो खत्म हो गया है, तुमने कोई एप्लीकेशन देना जरूरी है। अगर उस वक्त तक वो किसी और रिक्वायरमेंट में आए, ऑस्ट्रेलिया बेहाड खुद से कंसल्ट नहीं करेंगे कि आपका अभी ये 25B में आप आ रहे हैं या इस चीज में आ रहे हैं, ये आप अप्लाई कर दें। वो खुद से ही बंदे को करना पड़ेगा। तो वो ये कहेंगे कि आपका वैसे कोई रीजन बनता नहीं है, आप वापस खुद जाना चाहते हैं या हम आपको डिपोर्ट करेंगे, आप अपनी आईडी क्लियर करना चाहते हैं या आप हमें पासपोर्ट दें। उस वक्त तक वो कोई डिपोर्टेशन का सिस्टम नहीं स्टार्ट करते। वो टाइम देते हैं, चाहे वो पहले कुछ बैठे हैं वो 4 हफ्ते का सिर्फ टाइम देते हैं, कुछ है वो 3 महीने का टाइम देते हैं। जरूरी ये है कि उनको कहना कि मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है, अगर ना हो लेकिन मैं अप्लाई करता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर ये चीज ना कही जाए तो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द ही 4 हफ्ते के बाद ही वो 60B की डुल्डुम लगा दें। 60B की डुल्डुम उनके लिए जिनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई होती, और जो आइडेंटिटी अपनी क्लियर करना भी नहीं चाहते, जो ऑस्ट्रेलिया बेहाडे को फील होता है, उसके अपने नुकसान हैं कि टाइम नहीं काउंट होता, काम की इजाजत ले ली जाती है, उनको सोशल बेनिफिट्स कम मिलते हैं। लेकिन वो ये है कि अगर 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में उनका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे वो पूछेंगे कि तुमने कुछ किया है। अगर आप वैसे ही चले जाएं, कुछ भी ना कहें, तो फिर वो उनके लिए मोमेंट होगा कि वो सोचेंगे कि ये करना नहीं चाह रहा, हम पैरेलल इसका आगे कोई प्रोसेस स्टार्ट करें। वो भी तब अगर उनके पास इतना टाइम है या फिर उनकी प्रायोरिटी है। कुछ हाउस लैंडर बैठे वो 2-2 3-3 साल पूछते ही नहीं है, हाउस वाइफ फेलेंगन करके दे देते हैं डुल्डुम, तो डुल्डुम भेजी जाती है। तो फाइल भी मंगवाए तो उसमें कोई डेपोटेशन का खतरा नहीं होता, टाइम पूरा हो जाए तो वो ऑफर टाइप भी दे देती है। कुछ इस तरह की है कि जब जैसे ही 3 महीने बाद अगर किसी ने रिएक्शन नहीं दिखाया, तो वो साथ में ही उनको भेज देंगे संखाला उसलना बयाने को कि जी इसकी डिपोटेशन हमने करवानी है, ये बंदे ने अपनी तक आइडेंटिटी नहीं क्लियर की, 3 महीने हो गए हैं और इसने कोई प्रूफ भी नहीं ला के दिया। तो ये हमेशा केस पे डिपेंड करता है, ऑस्ट्रेलिया बिहाडे कौन सी है, वीजा ऑफिसर उधर कौन सा बैठा हुआ है, कि उसने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको उनको इंसानी हमदर्दी होती है। होते कम है ऑस्ट्रेलिया बिहाडे में, लेकिन होते हैं जिनको इंसानी हमदर्दी होती है, कहते हैं कि हाँ तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी इंटीग्रेशन भी अच्छी है। वो डेपुटेशन नहीं स्टार्ट करते, यही कहते हैं आप आइडेंटिटी क्लियर करो। जी, बेहतर। सॉरी, मेरा एक जुबैर आखिरी सवाल है साहब, इस हवाले से।
माज़रत के साथ एजाज साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर जैसे आपने बताया कि वकील ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपनी फ़ाइल मंगवा सकते हैं और पूरी डिटेल उसके तहत पता चल सकती है कि आपका स्टेटस है क्या? आपके डिपोर्टेशन होने के चांसेस भी उसकी बुनियाद पे कंसीडर किए जा सकते हैं या जाने जा सकते हैं। तो अगर किसी बंदे की डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वकील के ज़रिए उसको ये बात पता चल जाए या किसी भी वजह से उसको ये बात पता चल जाती है, तो उसको लीगली क्या तरीका अपनाना चाहिए मुल्क छोड़ने का या ऐसा फैसला करने का कि वो पाकिस्तान जाने से बच जाए? क्योंकि मोस्टली लोगों का ये होता है कि वो डुल्डुम लगने के बाद वो यही तासुर उनको जाता है कि लो जी अभी तो हमें ये डिपोर्ट करने वाले हैं, डुल्डुम का मतलब ये है। उसका तरीका कोई लीगल तरीका ऐसा है कि वो कोई कानून भी ना तोड़ें या उनके खिलाफ भी ना जाएँ, मगर वो ये कह सकते हैं कि हम एक तरह से गिव अप करते हैं अपना केस, हमें इजाज़त ये दी जाए कि आप हमें डिपोर्ट भी ना करें, मगर हम इस मुल्क को छोड़ दें, तो ताकि हम आप लोगों पे बोझ नहीं रहेंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या फिर ये फिक्स है कि अगर उन्होंने डिपोर्ट करना है, वो प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, तो आज नहीं कल ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे एम्बेसी से। तो अगर उन्होंने डिपोर्ट करना है, तो डिपोर्ट पक्की बात है, होना ही होना है या फिर कोई और उसका एज़ सच दूसरा कोई अल्टरनेट है? देखिए, उसमें ये होता है कि जब हम फ़ाइल मंगवाती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसी वक़्त इस तरह का लिखा हो कि इस बंदे ने इस तारीख को डिपोर्ट होना है। ये उनको जी। इजाज़त भी नहीं है इन्फॉर्मेशन देने की। लेकिन उसके हमारे पास वो 2-3 तरीक़ेकार हैं कि हमें पता चल जाता है। एक तो ये है कि हर फ़ाइल में हर पेज पे नंबर लिखा होता है, पेज नंबर, ठीक है? जी। जैसे ही फ़ाइल में कुछ 1 या 2 पेपर मिसिंग हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 110 चल रहा है, 110 के बाद 115 आ जाए, तो हमें पता होता है कि 4 पेजेज़ ऑस्ट्रेलियन प्रोवाइडर ने बाहर निकाल लिए हैं। इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ होगी, या तो फिर उस वो 112 पेज जो है, वो आउट पास है, जिससे वो डिपोर्ट हो सकता है, फास्स या फिर वो रिक्वेस्ट है कि दूसरी प्रोवाइडर को कि इसका स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है? दूसरा ये है कि ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलियन प्रोवाइडर होती हैं, वो फिर भी ये चीज़ें निकालती नहीं हैं। वो डेट, एयरलाइन, ये सब कुछ मार्क कर देती हैं और जो आउट पास पेपर बना होता है उसकी कॉपी अंदर होती है, लेकिन उसको भी वो सेंसर कर देती है कि कब इशू हुआ और कब तक वैलिड है। अब आती है कि आपके सवाल पे कि अगर उनको पता चल गया है इस तरह का केस है, तो उसको आगे कैसे लेके चला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। वो Beschäftigungsduldung, Ausbildungsduldung 25A, 25B, 104C या फिर किसी और चीज़ में आते हैं या नहीं। अगर उनके लिए कोई भी और ज़रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मसला ये है कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम जर्मनी छोड़ देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, या जर्मनी छोड़ देते हैं, इटली चले जाते हैं, क्योंकि वो शेंजन पूरे का मानते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, वो कहते हैं या शेंजन छोड़ दो या फिर किसी और मुल्क शेंजन का हमें प्रूफ दो कि तुम उधर लीगल हो। या फिर उनको कहा जाए कि हम वापस जाना चाहते हैं, आप डिपोर्टेशन इधर रोक दें, हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, उनको फिर टिकट चाहिए होती है। वो फिर कहते हैं कि हाँ, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, पैसे भी देंगे, टिकट देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन फिर वो पासपोर्ट आपको उस वक़्त वापस देते हैं जब आप एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करना चाहें। इसके अलावा वही तरीक़ाकार है कि बंदा बस चला जाए, गुमशुदा हो जाए। जी, समझ ठीक। बेहतर जी, मुझे मेरा सवाल मिल गया। जी। अच्छा ज़ुबैर साहब, काफ़ी नीचे क्वेश्चन आ गए हैं, टाइम भी हमारे पास बड़ा कम है, तो ये मुख्तसर ये सवाल सब तमाम लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर देने हैं, तो ये देखते जाएं। ज़ाहिद मंजूर साहब जो हैं, ये क्या कह रहे हैं? मेरी वाइफ पाकिस्तान से 2014 से जर्मनी में है, हम दोनों सुजामन हैं, हमारे 2 टोटा हैं, 2 बच्चे हैं, अभी इनको कितने 8 साल हो गए हैं, ये 25B में आ सकती हैं। अगर इनकी बेटियां 14 ईयर से ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं, तो वो उनके लिए 25A भी डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। इनके लिए वो शर्म्स एंड ऑफर्स जो नया कानून है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर इनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, लेबन इन डॉइचलैंड, काम और पासपोर्ट। ये अपना गुज्जर यार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास डुल्डुंग है, 7 साल से यहाँ हूँ, मैंने आंतरा किया है और पासपोर्ट भी दे दिया है, डॉइच कोर्स भी है इसका, और इनका एक सेकंड पार्ट भी है मैसेज का, या फिर यही था? क्योंकि इसमें तो ये सिर्फ उन्होंने बताया कि 7 साल से डुल्डुंग है, आंतरा भी कर दिया और पासपोर्ट भी दे दिया और डॉइच कोर्स भी कर लिया। मेरे ख्याल से उनका मतलब ये है कहने का कि इसके अलावा कुछ और तो नहीं मुझे देना,
या इसके अलावा मुझे और तो नहीं कुछ करना इस अंतराल में? इसके अलावा इसमें ये है कि इसमें ये दोनों चीजों में आती हैं, नए कानून में भी आते हैं और 25B में भी आती हैं। अगर तो इनके पास लेबर इन डॉइचलैंड है तो ये फिर डायरेक्ट 25B का अप्लाई करें। अगर लेबर इन डॉइचलैंड या फिर कोई और रिक्वायरमेंट अगले 3 महीने में पूरी नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल काम नहीं है, तो ये फिर नए कानून में आ जाते हैं। ये आसन अली सैयद जी, अस्सलाम वालेकुम। If a person has a Ausbildungsduldung and the Ausbildung is ending in July, then should he apply for Chancenaufenthalt and that person is living since the last 8 years? नहीं, वो Chancenaufenthalt के लिए ना अप्लाई करे, वो डायरेक्ट 25B के लिए अप्लाई कर दे। अगर उनको पता है कि उनकी Ausbildung वो उन्होंने क्लियर नहीं करनी, फेल होना उसमें, तो फिर डायरेक्ट 25B। अगर उनको पता है कि क्लियर कर लेनी है, Ausbildung schaffen कर जानी है, तो फिर उनके लिए वो 19 वाले हैं, पैराग्राफ 19C 19D, जिसके तहत वो Ausbildung के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट। जी, Chancenaufenthalt पर जा सकते हैं पाकिस्तान, वो मैंने बता दिया कि उस पे आ सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपने behörde में दे दिया तो। Dear brother and sister, ich habe Aufenthaltstitel 25B, darf ich meine Frau nach Deutschland bringen? ये एक बहुत बड़ा मसला है 25B का पिछले साल से। अगर इसकी तफसील में हम गए तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि इसमें अगर आपकी फ्राउ भी पाकिस्तान से हैं तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा जितनी देर तक आपकी उनमें फ्रिस्ट नहीं होता। ये इन्होंने अप्रिशिएट किया है असलम साहब ने। जी जी, थैंक यू। ये जी सबको पाकिस्तान की जाने पड़ी हुई है। असल में उन लोगों को 13-12 साल हो गया, 10 साल हो गया, और ये कानून है कि जिससे वो फिर पाकिस्तान आ जा सके। ये उस्मान का क्वेश्चन जो है ये देखें जरा। मेरा एक सवाल है, प्लीज ये पूछ दे। इस बार से हमने अपनी आईडी क्लियर कर दी हुई है 2018 की, लेकिन हमारे बच्चों के पाकिस्तानी आईडी नहीं बने हुए, वो यहाँ बॉर्न हुए हैं, लेकिन अब 2 मंथ पहले असलम ने क्राइम केस किया है कि इनके बच्चों की आईडी क्लियर नहीं है और इन पर क्राइम डाला जाए। सर, क्या हम पर क्राइम लग जाएगा? हमारा बच्चा अब 6 साल का हो गया है, लेकिन हमारी आईडी से क्लियर है। देखिए, ये केस वो बहुत जल्दी कर देते हैं। पुलिस वालों के पास जो क्रिमिनल केस है, अपनी आईडी नहीं क्लियर की, बच्चों की आईडी नहीं क्लियर की, आप पे क्राइम, ये क्रिमिनल केस हुआ, तो आप फौरी तौर पे किसी लॉयर से कंसल्ट करें, उसे कहें कि वो आपका केस लड़े। और बैठे को ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी कि बच्चे इधर पैदा हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाई, नादरा में मसला बन रहा है, उनको आपने प्रूफ देने हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ताकि आपको सजा ना हो। अगर तो इस क्राइम की या इस एलिगेशन की आपको सजा होगी, तो कल को आप 25B नहीं अप्लाई कर सकेंगे अगर आपकी 50 दिन से ज्यादा सजा हुई तो इधर कोर्ट्स जो है, अगर कोर्ट में अपील की जाए या फिर वो क्रिमिनल केस लड़ा जाए, तो उसमें ये चीज जो है वाजिया बतानी पड़ती है, क्योंकि जजेस इस चीज को कंसिडर करते हैं कि वो कहें कि हाँ 50 दिन की अगर इनको सजा ज्यादा होगी तो इनका मुस्तकबिल जो है वो खराब हो जाएगा। तो जजेस जो है वो क्रिमिनल केसेस के उनके साथ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ ये डील करनी पड़ती है। ये जरूरी है कि आप लॉयर को कंसल्ट करें। सैयद आसन अली साहब का जी, if a person has Ausbildungsduldung and the Ausbildung is ending in July, should he apply for or not? The person living since the last 8 years. ये वो सेम है, ये भी हमने बताया कि अगर उनको लगता है कि उनसे पास नहीं होगी Ausbildung, तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको, लेकिन वो 25B की करें, वो Chancenaufenthalt की ना करें। अगर उनको लगता है कि उनसे नहीं होगी तो हो जाएगी, तो फिर वो अपने Aufenthalt वाले जो Ausbildung वाले 19D 19C उसमें से अप्लाई करें। ये आसन सलीम साहब का समर आपी, मैं एसन डॉर्मोंड से, आपको पता है औसलना behörde ने 8200 का फाइन कर दिया था जब मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया था, और डिपोर्ट सेंटर में रहा हूँ 1 मंथ। उसके पास Beschäftigungsduldung मिल गई थी। अभी केस चल रहा है अदालत में। क्या मैं अभी 25 करा सकता हूँ केस के बावजूद? देखिए, 25B के लिए सिक्योरिटी चेक होता है। जिसके केस कोई पेंडिंग है कोर्ट में या फिर पुलिस वालों के पास, उन लोगों को तब तक नहीं दिया जाता कोई भी रेजिडेंस परमिट जितनी देर तक कोई पेंडिंग केस होता है, जितनी देर तक उनका फैसला नहीं आएगा
आपको 25B का नहीं, कोई भी नहीं रेजिडेंस परमिट मिलेगा। आई थिंक इनका मतलब ये इनकी Haftbeschwerde अभी तक अदालत में चल रही है। die Abschiebekosten की जो थी उसका इनके लॉयर ने रिजेक्शन किया था, ऑब्जेक्शन किया था। Haftbeschwerde का कोई मसला नहीं है। ये केस हाँ। अगर Haftbeschwerde का तो उसका क्रिमिनल केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और अगर अभी किसी का स्ट्राफे चल रहा हो और स्ट्राफे फॉर एग्जांपल मार्च में 3 साल पूरे हो जाते हैं, वो Führungszeugnis से डिलीट हो जाता है, तो जब डिलीट हो जाता है फिर वो अप्लाई कर सकते हैं ना कानून के लिए। या ये क्वेश्चन है काशिफ जी का। 25B पर शादी करके पाकिस्तान से वाइफ को बुला सकते हैं? नहीं, वो मुश्किल है। जितनी देर तक आप शादी कर सकते हैं, आप उधर जितनी देर तक एम्बेसी में प्रोसेस करेंगे फैमिली रियूनियन का, तब तक आप कोशिश करें कि आपको उनमें फ्रिस्टन मिल जाए, क्योंकि वो भी आजकल 3 साल पे चला गया, 2 साल अपॉइंटमेंट, 1 साल वैसे। तो आप कोशिश करें कि शादी कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें उधर एम्बेसी में, तो तब तक अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें उनमें फ्रिस्टन की। और जैसे ही उधर एप्लीकेशन सबमिट हो गई, आपके पास उनमें फ्रिस्टन आ जाएगा, फिर मुमकिन है, फिर आप फैमिली को बुला सकते हैं। जुबैर, आप ये भी बता दें कि 25B में 3 साल होना है oder gute Integration के साथ फिर Niederlassung कब अप्लाई हो सकती है, और Niederlassung में डायरेक्ट बंदा अप्लाई कर सकता है या Niederlassung में भी कुछ वक्त होना चाहिए है? नेशनैलिटी के लिए? नहीं, फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई करने के लिए। फैमिली रियूनियन के अप्लाई करने का ये है कि आप 25B के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अंतराग आप दे दी, उधर अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले, बेशक आपके पास 25B है। जब इंटरव्यू भी होगा तब भी वो एप्लीकेशन आपकी ले लेंगे। उसमें ये होगा कि जो बंदा इधर है उसका जो नीडालासन से अलाउंस है वो 26 सेक्शन 4 के तहत होगा, ह्यूमैनिटेरियन बेस पे। उसमें जो टाइम है वो अगर अच्छी इंटीग्रेशन होगी वो 3 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 5 साल बाद और 60 मंथ्स की रेंटल पोजीशन के साथ। इनका जो टाइम है वो उस वक्त शुरू होता है जब इनको फर्स्ट टाइम डील मिलती है। तो जैसे इनका चेंज हो जाए, फिर ओसलैंड बेहाडे वो सूस्टिमन भी कर देता है फैमिली को भी। वो फिर प्रोसेस दोबारा से जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, वही पेंडिंग प्रोसेस जो है वो आगे तक जाएगा, लॉयर वेरिफिकेशन सब कुछ करके, और फिर एंड पे तब तक इनका फिर उनमें फ्रिस्टेड आ गया तो ओसलैंड बेहाडे बता देगी एम्बेसी को कि अभी चेंज हो गया स्टेटस। उनमें फ्रिस्टेड के साथ कोई मसला नहीं है, वो पहले दिन से ही फैमिली रियूनियन मुमकिन है। ये रहील अब्बास साहब का सवाल। Me and my family almost stayed in 4 years in Germany, but they not give me integration course. But after a few time, I applied web development course, Vita Builder 1 year course, and they give me this course. And on behalf of this course, can apply for this law. देखिए, अगर आपकी फैमिली के साथ आपको 4 साल हो गए हैं, बच्चे भी हैं, तो वैसे भी 25B जो है इन्होंने चेंज कर दी है, वो भी इन्होंने 4 साल पे ले आए। आप A2 लेबन इन डॉइचलैंड भी कर लें और काम का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं तो आप डायरेक्ट 25B भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग जिनकी 25B की रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं वो नए कानून पे ना जाएं। नया कानून बस उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि अभी मिडिल पोजीशन पे है, 5 साल हुए ना 6 पूरे नहीं हुए 25B के लिए, या फिर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है 25B के लिए, उनके लिए फायदेमंद है नया कानून। लेकिन जिनकी नए कानून के मुताबिक जिनकी 25B के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं या फिर जल्दी पूरी हो सकती हैं, तो वो 25B पे रहे, क्योंकि 25B स्ट्रॉन्ग है, 25B रिजल्ट है। जो उस नया कानून है वो बस टाइम गुजारने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो इसलिए ज्यादा फोकस 25B पे, अगर वो नहीं रिक्वायरमेंट्स पूरी तब नए कानून पे। ये जो 104 वाला है ये उनके लिए है खास जिनके पास 60B की भी डोल्डुंग है, ताकि वो अपने मामला ठीक करें। बट ये जो फैमिली थी, ये जो Weiterbildung कर रही है, इस क्वेश्चन का Weiterbildung इनको मिली हुई है 1 साल की Arbeitsamt के थ्रू, और वो लोग कुछ और कर नहीं सकते हैं, पूरा दिन स्कूल में होते हैं Weiterbildung की वजह से। तो इनके लिए फायदेमंद है कि ये Weiterbildung की जाए, क्योंकि इस Weiterbildung के भी 20.000 € के कॉस्ट है जो पे किए जा रहे हैं इनके लिए। देखिए, इनके लिए ज्यादा अगर ये फैमिली में है, ये दोनों चीजें करें। सिर्फ Weiterbildung करेंगे तो इनके रेजिडेंस परमिट नहीं इनको मिलेगा, वो नुकसान। अगर रेजिडेंस परमिट मिलेंगे तो वो 20,000 यूरो जो Weiterbildung का वो जाया हो जाएगा। इनके लिए सबसे बेहतर है जो बंदा अगर वो इनके जो स्पाउस है, वो हस्बैंड है, वो करे Weiterbildung और वाइफ कर ले A2 और लेबन इन डॉइचलैंड,
और साथ में काम, या फिर हस्बैंड 450 यूरो की बेस पे कर ले, दोनों डिवाइड कर लें कि दोनों तरीके से इनका हो जाए फैमिली का, क्योंकि 25 भी अगर एक बंदे को मिल जाए तो दूसरों को भी मिल सकती है, दूसरों की डिपोटेशन नहीं हो सकती। ये अपनी डिपोटेशन भी बचाएं और वाइटा बिल्डुम भी ना छोड़ें। यहाँ ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वाइटा बिल्डुम अपनी रोक दें, पहले रेजिडेंस परमिट ले लें वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जैसे ही वो मिल जाए फिर ये अपना वाइटा बिल्डुम कंटिन्यू कर लें। ये जो नदीम साहब का सवाल है जी, नदीम जमान साहब का, गलत है, इसका कोई हल देखिए, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो डिपेंड करता है कि अगर तो नए कानून के मुताबिक आपने अप्लाई करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपकी डिपोटेशन नहीं हो सकी, वो फाइल मंगवानी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने कोशिश भी की है या नहीं। सिर्फ नाम गलत या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत होना काफी नहीं है, वो तो लिखा है कि ये प्रॉब्लम की वजह से आपकी डिपोटेशन नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोशिश की है आपका एम्बेसी से पास पापीर लेने की, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने गलत दी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मिली नहीं हमें, इसलिए डिपोर्टेशन नहीं हो सकी। इस केस में मसला बन सकता है। अगर लेकिन उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने दी है उसके तहत सर्च ही नहीं किया या फिर आपको एम्बेसी को कांटेक्ट ही नहीं किया, तो फिर वो उसके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत देने की और डिपोर्टेशन ना होने की, फिर मुमकिन है, फिर आपको मिल सकता है। ये राना ज़ैद साहब ने दोबारा मुझे 7 साल हो गए और मेरा केस 2 बार रिजेक्ट हुआ है अदालत से, अब तीसरी अपील की है मैंने और अभी डुलडुम नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं इस न्यू कानून में आता हूँ? बिल्कुल, आप 7 साल से इधर हैं, तीसरी अपील जो है वो भी उसके चांसेस तकरीबन 5% होते हैं, जो कि ओबाफाबाल्टुम्सगericht में तीसरी अपील की जाती है। तो बेहतर है आप अपने वकील के थ्रू, क्योंकि पहली अदालत ने केस खत्म कर दिया है, अपील के 5% चांसेस होते हैं इन टोटल हर एक नेशनलिटी वालों के, तो आप अपनी वो जो थर्ड अपील है वापस ले लें, आपको डुलडुम लग जाए, ताकि फिर आप वो 25B का अप्लाई करें। अभी जो है जिनका Asylfolgeantrag चल रहा है और जिनकी डुलडुम है, उनको भी केस वापस लेना चाहिए है या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं Asylfolgeantrag के दौरान? वो कर सकते हैं, क्योंकि Asylfolgeantrag जो है उसकी कोई Aufenthaltsgestattung वाली Wirkung नहीं है, वो भी डुलडुम है और कानून में भी लिखा है कि सिर्फ डुलडुम जो है वो होनी चाहिए, चाहे Asylfolgeantrag चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब उनका केस zulässig हो जाएगा, Asylfolgeantrag वो ले लेंगे, फिर उनको वो 25B वापस करना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल Ausweis पे आ जाएंगे, Aufenthaltsgestattung में। सही। ये गफार सैन साहब एक बच्चा महजूर है, प्लीज जवाब दें। दिसंबर का नंबर मिल सकता है, समर ये आपका नंबर मांग रहे हैं, इनका कोई एक बच्चा माजूर है। अच्छा, मैं वो कमेंट्स में लिख लूंगी अपना नंबर। ये जो अपना मोहसिन अंसारी साहब ने फिर दोबारा क्वेश्चन किया है, 25B फॉर फैमिलीज विद माइनर चिल्ड्रन के कानून के लिए वर्क होने की शर्त जरूरी है, अगर वर्क ना बाकी सब ये तो सेम ही है, ये इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, I have Bescheinigungsduldung until 24. I live in Germany more than 7 years. Can I apply for 20 or chances card or wait for complete the duration? I've completed all other नहीं, आप कर सकती हैं। ये Bescheinigungsduldung इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका मतलब Beschäftigungsduldung होगा। Beschäftigungsduldung भी एक दुल्डुंग है, अगर आपके 6 साल पूरे हो गए 25B डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है। मेरा एक मुश्ताक साहब, लेकिन किसी वजह मुझे नहीं भेजा गया, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई मसला तो नहीं। देखिए, अगर आपका कोई टाइम के बीच में उनका ब्रेक नहीं आई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं बनेगा। मोस्टली जो है लोगों को 6 मंथ्स की डुलडुम की आउसवाइस मिल गई थी पिछले साल से और इस साल भी लोगों को मिल रही है, और जिनको अभी नहीं मिली है, पिछले साल से भी नहीं मिली है, उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिली है। हो सकता है कि उनके फाइल में जो Regierungspräsidium के पास पड़ी हुई है, Ausländerbehörde के पास खुद नहीं पड़ी हुई है, हो सकता है कि कुछ मसले हों और उनको एहतियात करनी चाहिए है। ये मैं बहुत सजेस्ट करती हूँ अपने मामला ठीक से एक वकील के साथ चेक करने के लिए कि आपके वकील आपकी फाइल मंगवाएं। सैम साहब कोई ऐसा क्वेश्चन आपने नीचे पढ़े, उनको क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे हैं,
कोई ऐसा जी जरूरी मैं क्वेश्चन है जो पूछा जाए? जी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ लोग अपने अंदाज से सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, जो वो तकरीबन 5-6 दफ़ा जुबैर साहब उसका जवाब दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी नई बात नहीं है। बार-बार जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक या जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कंज़्यूम की है अभी इतने टाइम में, या कुछ अपने तजुर्बे की वजह से पहले से, मैं एक पर्सनल कंक्लूजन देना ज़रूर चाहूँगा। ये एक किस्म की इंटीग्रेशन ही है, जिस तरीके से समर बता रही थी कि इस इंटीग्रेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन की तो पहले नंबर पे बहुत ज़्यादा कमी है हमारे लोगों को, कि इंफॉर्मेशन बहुत कम होने की वजह से या तकरीबन ना होने की वजह से कुछ लोगों को उनको ये पता नहीं चल पाता कि वो ऐसे मसाइल को किस तरीके से हैंडल करें। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं कि जिनका यकीन आउटस्टैंडर बेवड़ पे तो बहुत दूर की बात है, वकीलों पे भी नहीं रहा। तो इस वजह से वो वहाँ का रुख भी नहीं करते, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। तो इंटीग्रेशन जिस तरीके से समर ने कहा, उसका मतलब ऑफ कोर्स आसान अल्फाज में इस तरीके से कि लोग कुछ करने वाले हों, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करने वाले हों सोशली, एजुकेशन वाइज़, या हाथ-पैर इस तरीके से हिलाएँ कि वो कम से कम उनके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, जिसका सबसे पहली और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है काम। लेकिन उसके साथ-साथ इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये भी है, और इंटीग्रेटेड होना इस वजह से भी ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने फ़ायदे के लिए चाहिए, उसके लिए आप किसी हद तक डिपेंड करना ज़रूर शुरू करें आउटस्टैंडर बेवड़े पे, क्योंकि एक पूरा गेज़ेट्स है या पूरा कानून है जो अगर उन्होंने बनाया है, सिर्फ़ इस काम के लिए ही है कि वो लोगों को पेपर ही देना एक्चुअली चाहते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ हैं, उनके कुछ अपने मेरिट्स हैं, उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं। डिपेंड करता है आप अपने आप पे मेहनत करके उन स्टैंडर्ड्स पे किस हद तक फॉल इन करते हैं, उसके बाद ही आपको पेपर्स मिलेंगे। तो ये हमारे लोगों के लिए मेरी कंक्लूजन है पर्सनली, कि अपने आप को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि आपकी कंडीशन क्या है, उस हवाले से आप कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं। ये इस चीज़ की जो स्ट्रगल है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरी अपनी पर्सनल कंक्लूजन है, जो कि मैं रिलेट कर रहा हूँ सजेशन के साथ जो कि समर ने दी इंटीग्रेशन के हवाले से। तो इंटीग्रेट करना इस इंफॉर्मेशन के साथ, एजुकेशन के साथ, अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये मसाइल साल हाँ साल ऐसे ही चलते रहेंगे। ये समर का आप जरा कंक्लूड करें 2-4-5 मिनट में कि ये कानून है क्या, ताकि सबको एक दफ़ा फिर पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बार बार वहीं रिपीट होकर आ रहे हैं, और एक वीक के बाद हम दोबारा करेंगे प्रोग्राम, ताकि और ज़्यादा मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जा सके लोगों के सवालात की जवाबात की रोशनी में। तो आप ज़रा जी, कंक्लूड करें इसको कि है कानून ये क्या? जी। मैं ये Chancellor-Hunners के बारे में बताऊँगी जो 104 से है। ये 31st ऑफ दिसंबर से लागू हो गया है और इस पे अप्लाई किया जा सकता है। या तो आप 31 अक्टूबर 2022 से पहले से इधर हैं, 5 साल से लगातार, ये ज़रूरी है। आपका क्राइम रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए है। आपने जॉब करनी है और आज लाना है और लेबन इन डॉइचलैंड, ताकि आप 18 महीने के बाद या 18 महीने के अंदर नेक्स्ट स्टेप 25B के लिए जा सकते हैं। जो 25B जो है वो बेटर है देन 104C वाला। इसमें आप जो है अपना ये अनट्रैक खुद ही भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन खुद ही भी लिख सकते हैं अपने डेट्स के मुताबिक, अपनी डाटा खुद डाल सकते हैं, या आप अपनी बहरे से पूछें कि वो आपको वो अनट्रैक दे दें। खुद से वो आपको शायद नहीं देंगे, हर बहर मुख्तलिफ कर रही है। और अगर आप दोनों के लिए आपको लगता है आप दोनों में से एक के लिए लागू होते हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर दें, और जो बहर होगी वो आपको एक दे देगी और आपको रिटन जवाब देगी कि एक क्यों नहीं मिल सकता है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, और और वो फिर आप पूरे कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, जैसे कि 25B है। जुबैर साहब 2-4 मिनट में आप भी समराइज कर दें कि ये कानून है क्या, ताकि 2-4 मिनट में सबको पता चल जाए। बाकी नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ताला एक वीक के बाद हम दोबारा प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे।
जी, क्वेश्चंस जो है ना ये लोग थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं, ज़्यादा अपनी थोड़ी मालूमात दें ताकि पता भी चले इंडिविजुअल केसेस के बारे में। थैंक यू। जी, इसका यही है कि नया कानून जिसका सबको बहुत देर से इंतज़ार था कि 5 साल वाला कानून, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इधर से चले गए थे, जो 2020 में 1 साल कहीं पे बाहर थे या फिर अभी भी बाहर हैं, वो भी काफ़ी लोग इस तरह कॉल करके पूछते हैं हमें कि मैं 2015 से लेके 2020 तक 5 साल उधर जर्मनी में रहा हूँ, मेरा कोई चांस है तो मैं वापस आ जाता हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके 3 महीने से ज़्यादा भी गैप आ गया है जर्मनी, आउट ऑफ जर्मनी, और इनको पता है कि ये बंदा डी-रजिस्ट्रेशन हो गई थी, उनका भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल की मुराद ये है कि डिपेंड करता है कि उनकी फ़ाइल में किस तरह का अगले के पास प्रूफ़ है। अगर उनके पास प्रूफ़ है, किसी और मुल्क में फिंगरप्रिंट्स हुए हैं, फिर उनके पे भी लागू नहीं होता। अगर वो ढूँढते रहे हैं, ये बंदा आया नहीं, डुलडुम बहुत देर से गुज़र गई है, उन पे भी लागू नहीं होगा। तो ये जो जिन लोगों के लिए ये लागू होता है कानून, वो फिर सर्कल जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रह जाता, क्योंकि जिसने नाम गलत किया है वो भी आउट हो जाता है, जिसने क्रिमिनल केसेस जिस पे हैं 50 डेज से ज़्यादा वो भी आउट हो जाता है, जिसके 3 महीने से ज़्यादा गैप है वो भी बाहर हो गया। ज़्यादा जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादा अच्छी बात है वो नए कानून की कम, लेकिन ज़्यादा 25B की रिक्वायरमेंट्स आसान करने की है। सिर्फ यही है कि जो पहले 8 साल के बाद मिलता था वो अब 6 साल बाद मिल रहा है। जो लोग 2015-16 में आए हैं, उनके तो 6 साल पूरे हो गए। कब के पूरे हो गए? वो उसी वक़्त पर वो 8 साल उनके अभी तक नहीं थे पूरे हुए। वो अभी से वो अपना चांस जो है अवेल कर सकते हैं। जो 25A है उसमें इन्होंने तो समझा कि इन्होंने कोई थोड़ी-सी सहूलत की है। एक साइड पे लोगों को इस तरह कहते हैं कि हमने वो 21 साल तक कानून था वो हमने 27 साल तक कर दिया। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, जो लोगों का नुकसान है, वो ये है कि उसमें 1 साल होल्डिंग होनी चाहिए और वो उस 1 साल में वो रिपोर्ट भी कर सकती है। ये वही सिमिलर कानून है जैसे इन्होंने बेschäftigungsduldung का रखा था 18 महीने वाला कानून, कि 18 महीने काम हो गए तो उनको वो 30 महीने की दुल्डुम दे दी जाए। लेकिन उसमें भी काफ़ी लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया क्योंकि उनके पास वो 1 साल दुल्डुम नहीं थी। इन्होंने रखा था कि 1 साल हमें टाइम दें, अगर हमने डिपोर्ट कर लिया तो ठीक है, आप चले गए। अगर ना डिपोर्ट कर सके तो फिर हम आपको बेschäftigungsduldung देंगे। और ये चीज़ जो है वो 1 साल बंदा डर में ही रहता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों को इन्होंने उस 1 साल में कर भी दिया था डिपोर्ट। तो इसलिए हर एक बंदा जो भी इधर है, जिसके पास दुल्डुम है, जिसके पास Aufenthaltsgestattung है, वो अपने देखे, वो अपने लॉयर से कंसल्ट करे, वो देखे वो इसमें लागू होता है, उसका किस चीज़ में फ़ायदा है, 25B में फ़ायदा है या फिर नए कानून का फ़ायदा है। उसमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करता है कि केस पे कि कौन-सा रास्ते जाना चाहे बंदा। अब जो बंदा 25B ले सकता है अभी से, और वो अभी नए कानून के मुताबिक अपना अंतरा कर दे, उसके 18 महीने तो ज़ाया, वो समझे कि मैं 18 महीने मेरे पास कार्ड है, लेकिन कल को उनरिस्ट्रिक्टेड जो वीज़ा लेगा काउंट नहीं होते। तो इस तरह करके चीज़ें काफ़ी इस तरह की हैं जो हर एक केस को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, लेकिन हर एक बंदा अपने-अपने केस के बारे में सोचे और ये उसके ऑप्शन है, अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि वो आगे सेटल हो सके जर्मनी में जल्दी और आसान। जी। नाजरीन, मुख्तसर वक्त में हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन जितने क्वेश्चन हुए हैं उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि लोग अभी तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए, अभी तक उनकी प्यास जो है वो बुझी नहीं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो समर ने बात की है कि आप इंडिविजुअल केस जो है, इंडिविजुअल केस समर को इनबॉक्स करें, मुझे इजाज हुसैन प्यारा के नाम से मेरी जाती फेसबुक आईडी है उस पर करें, या सैम साहब का जो फेसबुक आईडी है उस पर करें, या जुबैर साहब के करें, ताकि जो इंडिविजुअल केसेस है उनका प्रॉपर जवाब दिया जा सके। जो एक एक लाइन लिखी जाती है उससे समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह ताला 1 वीक के बाद हम फिर दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा प्रोग्राम करेंगे। और हमारी कोशिश है कि ये जो एक नया कानून आया है ये अजाइलम सीकर वालों के लिए, तो इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि हर कोई जो है ना वो प्रॉपर तरीके से समझ सके। इस पे हमें एक प्रोग्राम करना पड़े, 2,
तीन जितने भी करें हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस कानून को आप लोगों को डिटेल के साथ समझाएंगे। हमारी जितनी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक फिर हम हाजिर होंगे। और जो आपके क्वेश्चन है वो समर को, मुझे, ज़ुबैर साहब या सैम को आप प्लीज इनबॉक्स कर दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।